गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जय, कैसे हो? बढ़िया मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आनंद, कैसी रही छुट्टियां? बढ़िया रही सर। क्या किया? हाँ, सब कुछ ही किया सर। क्या किया? एंजॉय भी किया थोड़ा बहुत। एंजॉय भी किया थोड़ा बहुत, पढ़ा भी। अच्छा, एंजॉय कैसे किया? वैसे सर थोड़ा रिलैक्स रहा, मतलब माइंड। अच्छा, मतलब कुछ नहीं किया। मतलब टीवी वगैरह देखा थोड़ा बहुत, अच्छा। मतलब यूट्यूब वगैरह चलाई। हम्म। और बाकी लोगों का कैसा रहा? अभी तो सब अच्छा रहा। अच्छा रहा, क्या किया? कुछ नहीं किया? सर नहीं, सर पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया। सेम ही आंसर दे रही हो तुम तो। पढ़ाई एंजॉय क्या किया, कैसे किया? मीन्स थोड़ा टीवी वगैरह देखा और थोड़ा अच्छा, बाहर गए। चलो अच्छा है। बाकी लोग कहाँ है भाई? कौन रह गया आज की मीटिंग में? गुरमन। हाँ, विनीत। यस सर। क्वेश्चंस हो रहे हैं अब? सर उसके हो रहे हैं राइजिंग बॉडी पे। बस एक ही के हो रहे हैं, बाकियों के नहीं हो रहे? इसे जो दोनों मिला के जो क्वेश्चन आया था, हाँ जिसमें के एफ के भी दोनों थे, हाँ हाँ। वो वाला में थोड़ा है कंफ्यूजन। ऐसा नहीं हो सकता यार। चलो डाउट्स बताओ आप लोग, जिसको कोई कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो डाउट है। हाँ बताओ। बताओ क्या डाउट है भाई? सर एम एस चौहान से है। एम एस चौहान से फिजिकल केमिस्ट्री? अच्छा, ऑर्गेनिक का डाउट है। तो सर अच्छा अच्छा, कोई नहीं, पूछो पूछो, बताओ। सर अगर हमारे पास वन प्रोटीन है। वन ब्यूटीन है? यस सर। हाँ और उसको अगर हम एच बी आर से रिएक्ट करें फिर साइड, ठीक है। तो फिर ब्रोमीन टर्मिनल पे लगेगा। किस मीडियम में करा रहे हैं, कुछ नहीं दिया है? नो सर। देखो, इसका दो सिनारियो होता है, एचबीआर का एडिशन ऑन एल्कीन का दो सिनारियो होता है। एक मार्कोनिकोव एडिशन होता है, और जैसे एक एंटी पायरिडीन दिया हुआ है। मार्कोनिकोव। पेरोक्साइड, सॉरी पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा सिनारियो हो जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पॉसिबल हो, तो उस केस में एंटी मार्कोनिकोव होता है, ठीक है। जब भी कोई सिनारियो हो जहां पे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पॉसिबल हो, मतलब कि एच न्यू हो, हीट हो, अल्ट्रा वायलेट लिखा हो, या H2O2 हो, या नॉर्मली कोई भी पेरोक्साइड दिया हो, ठीक है। तो इन सारे सिनारियोज में एंटी मार्कोनिकोव होता है। और अगर नॉर्मली दिया हो सिर्फ एचबीआर, ड्राई एचबीआर या एचबीआर इन एक्वस सॉल्यूशन और इस तरह का सिनारियो दिया हो, तो मार्कोनिकोव होगा। मतलब ये जनरल जो है मार्कोनिकोव वाला, तो नॉर्मल आपको पता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करो और ऐड कर दो। लेकिन जब सिर्फ एचबीआर ही है, ओनली एचबीआर अपीयर्स इन दिस सिनारियो, ठीक है। अगर HCl के साथ कोई पेरोक्साइड देता है तो कुछ मत लिखना, नॉर्मल उसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। HCl रिएक्ट ही नहीं करता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो सिर्फ एचबीआर ही ऐसा है जो मार्कोनिकोव एडिशन भी देता है और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी देता है। क्लियर है? यस सर। तो इसमें सर पेरोक्साइड दिया हुआ है। हाँ, तो पेरोक्साइड मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। तो एंटी मार्कोनिकोव मतलब ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है इन दोनों पोजीशन में से? यहाँ पे, टर्मिनल पे। टर्मिनल पे। तो इसलिए पर इसका इन्होंने सर आंसर इन्होंने दूसरा दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है? मतलब बीच वाले में।
टर्मिनल पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में टर्मिनल पे होगा, विदाउट पेरोक्साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर पेरोक्साइड यूज करते हो HBr के साथ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और विदाउट पेरोक्साइड ये प्रोडक्ट बनेगा। यस क्लियर है? सर। हाँ, और बताओ। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तुम लोगों ने, मतलब सॉल्यूशन के? हाँ, सर एनसीईआरटी की थी। एनसीईआरटी की थी तो क्या उसमें कहीं डाउट नहीं है? हाँ, सर एक मतलब क्वेश्चन भेजा आपको। हाँ, क्या क्वेश्चन है, भेजा मुझे? सॉल्यूशन का ये, हाँ। केफ फॉर वाटर इज गिवन, देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। केफ दिया हुआ है अपने को 1.86, ठीक है, कैलोरी केजी पर मोल। उसके बाद इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, ओके, देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल must be added to get freezing point of the solution lower to -2.8 डिग्री सेल्सियस। देखो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर जो होता है कार्स का, वैसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो वाटर यूज करते हैं फॉर कूलिंग, उसके अंदर हम लोग कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि रेडिएटर के अंदर आइस फ्रीज हो जाए और फिर पता चला वो क्रैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने रेडिएटर को पूरा फुल कर रखा है और आइस फ्रीज हो गया, तो जब आइस फ्रीज होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फिर वो क्रैक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका जो रेडिएटर होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच सिनारियोज, हम क्या करते हैं कि कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मतलब इन्होंने बनाया है कि क्या होगा अगर मान लो कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट वाटर है, मास का, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है दैट इज 1 kg, ठीक है भाई, और आपसे पूछा जाए कितना अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाए, तो ठीक है मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मोल्स कितने हो जाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, एक्स अपॉन मोलर मास कितना है इसका, 24 प्लस 32 कितना हो गया, 56 प्लस 6 62, यस सर। 62 हो गया, ठीक है, तो इसका 62 हो गया मोलर मास। अब तुम्हें मोल्स पता चल गया, वन टॉप फैक्टर तो इसमें होगा नहीं कुछ, ठीक है, वन टॉप फैक्टर इसका 1 मान के चलेंगे हम लोग, कुछ नहीं दिया है तो आई हो गया 1। अब आप लगाओगे फॉर्मूला डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी, तो डेल टी एफ कितना है, माइनस माइनस क्या मतलब डेल निकालना में, तो 2.8 ये दिया है ना, 2.8 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। आयोटा 1 हमने मान ही लिया, के एफ 1.86 इंटू मोलालिटी कितना होगा, जितना ये होगा। क्यों? क्योंकि सर सॉल्वेंट का मास तो केजी में 1 kg ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है अपना, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑब्वियसली सॉल्यूट का अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में तो दिया ही है कि वाटर 1 kg है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिटी हो जाएगा, तो x अपॉन 62, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, यस सर। सर में डाउट क्या था? सर क्वेश्चन की वर्डिंग नहीं समझ आई थी। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है अनंत यार, तुम 11th में होते ऐसी बात बोलते तो समझ में आता मेरे को, अब थोड़ी वर्डिंग वर्डिंग में प्रॉब्लम आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, और बताओ। सर हम्म, सर इस चैप्टर में मतलब हम सिर्फ फॉर्मूला के लिए लगा सकते हैं, मतलब हमें बस ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस बस यही है सॉल्यूशन चैप्टर, जब तक कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता न्यूमेरिकल में, तुमको फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा के देख लो, अगर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने आता है और वन ऑफ फैक्टर तुम दिमाग में रखते हो कि यार इसका वन ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, बस इतने में ही तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो?
यस सर। तो बस फॉर्मूले पे ही ध्यान देना, इसीलिए तो मैंने बोला कि सबसे आसान चैप्टर है सॉल्यूशन। समझ रहे हो कि 12th में फिजिकल केमिस्ट्री मोर और लेस आसान ही है, इजी है एज कम्पेयर टू 11th की फिजिकल केमिस्ट्री। और 12th में मुझे लगता है कि जो तुम लोगों को ज्यादा टफ लगेगी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई पार्ट, तो वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़ा चैप्टर है थोड़ा वो। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो तुमको टफ लगेगा, सब आसान है। बस इसमें ये है कि तुम ध्यान से मतलब अटेंटिव होके सुनोगे जो मैं बोल रहा हूँ, या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझोगे तो तुम्हें आएगा, अप्लाई करोगे उसको। चलो नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है शिवांगी पार्थी का है। क्या डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल aqueous solution will have lower freezing point? देखो पार्थी, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसका वाटर फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका वाटर फैक्टर ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा फॉर सेम मोलालिटी। होगा कि नहीं बताओ? सर रिपीट कर दो, लैग हो रहा है। हाँ, जिसका वाटर फैक्टर ज्यादा होगा उसकी मोलालिटी ज्यादा, उसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस सर। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, क्यों? क्योंकि सर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोलालिटी सबका सेम है, तो सर हमें पता है कि डेल टी एफ जो होता है वो होता है के एफ आई इंटू मोलालिटी। अब के एफ तो सर ये कांस्टेंट है और मोलालिटी आपने फिक्स कर दिया 0.10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका डेल टी एफ ज्यादा होगा, और जिसका डेल टी एफ ज्यादा होगा तो जीरो से नीचे वो ज्यादा आएगा, क्योंकि डेल की वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सबसे कम होगा। तो आयोटा देख लो किसका ज्यादा है वाटर फैक्टर। सर ए होगा। ये होगा, 5 आयन बन रहे हैं इसमें। ठीक है, और बताओ सौरभ। सौरभ, जय। यस सर। चलो कोई डाउट है? नो सर। क्या किया तुमने 10 दिन? 10 क्या 15 दिन हो गए अब तो। रेस्ट की सर, पढ़े बस बस। क्या पढ़ा? सॉल्यूशन चैप्टर कुछ तुमने में से किसी भी सॉल्यूशन चैप्टर अटेम्प्ट नहीं किया क्या क्वेश्चन? सर थोड़े से ही किए सर, ज्यादा नहीं किए सर। वो आपने कहा था ना, वो अगस्त से पहले पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सारी कर लेना, मतलब फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए, थोड़ा कुछ रहता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कर लिया। अच्छा, तो ऑर्गेनिक कर लिया मतलब कंप्लीट? वही थोड़ी रहती है सर, वो उसके जो लास्ट वो नहीं है एमएस चौहान के क्वेश्चन। नहीं टेस्ट होगा अभी पता चलेगा। ठीक है सर। और बाकी लोगों का क्या सीन है? गितेंद्र। सर सॉल्यूशंस के मैंने किए थे, वो सॉल्व किए थे, मेरे पास बुक है प्रभात मॉडर्न कुमार, की, अच्छा मॉडर्न के। उसमें से किए थे। प्रभात ठीक है। कुमार में थोड़ा लेवल ज्यादा आया था, वो मुझे हो नहीं हाई रहा नहीं है था। यार, ऐसे मत सोचो, कुछ नहीं है प्रभात कुमार में भी, कुछ नहीं लेवल हाई है। तुम उसको अटेम्प्ट तो करो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगी उससे, है ना? तो उसको अटेम्प्ट करो। अभी सर प्रभात, उसको करूंगा। 2 बुक्स मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को 11th क्लास में सजेस्ट करी थी, या तो प्रभात कुमार की जो है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर मैंने बोला था नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री। दोनों में से कोई भी बुक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। मुझे पता है शिवांगी पार्थी आप लोगों के पास भी है, और उधर जेंट्स से भी सबके पास है, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक सबने ली थी। तो आप लोग उनमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसको रखने के लिए थोड़ी लिया अपन ने। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करता हूँ जो कि है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डाउट्स हैं तो पूछ लो, अभी भी टाइम है। सर क्लॉसिस इक्वेशन कुछ है? क्लॉसिस इक्वेशन, क्लॉजियस इक्वेशन, क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन, लॉग की थर्मोडायनेमिक्स का फिजिक। तो वो अपन ने केएफ वेफ का फॉर्मूला निकाला है ना, यस सर। वही है।
थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है वैसे ही, पढ़ा है हमने, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है मैंने। पढ़ा है क्या, याद आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है, कौन बताएगा? सर आवाज बहुत लैग हो रही है आपकी। आवाज लैग हो रही है भाई, कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या करे यार। अभी नहीं होगी लैग, नहीं होनी नहीं चाहिए, पता नहीं जब नेटवर्क यूज होता है तभी इसकी आवाज की प्रॉब्लम आती है। एनीवे, सो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस होता क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे हम लोग कि ऑस्मोसिस होता है कि कभी भी, ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, मतलब एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के, ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी कभी देखा हो ध्यान से, तो मान लेते हैं कि तुमने वाटर के अंदर एक ग्रेप डाल दिया, पानी में एक ग्रेप डाल दिया, तो क्या होगा, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अंदर पानी भर जाएगा, पानी सोख लेगा। बढ़ना चाहिए। पानी सोख लेगा, ठीक है, पानी सोख लेगा तो ज्यादा थिक हो जाएगा, मतलब ज्यादा हेवी हो जाएगा वो। अब अगर मान लेते हैं कि हमने वाटर में थोड़ा शुगर या सॉल्ट डाल दिया, और फिर मैंने उसमें ग्रेप डाला, करके देखना आज घर पे क्या होगा। सर कंपैरेटिवली कम सूखेगा पानी। कंपैरेटिवली कम सोखेगा। देखो फैक्ट ये है कि जब आप तुम उसमें सॉल्ट मिक्स करके मतलब ये होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सर आवाज नहीं आ रही। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो अगर इसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे हम लोग तो क्या सिनारियो होगा, कोई बताएगा मुझे? सर आवाज लैग हो के आ रही है बहुत ज्यादा। अभी सही है? अभी सही है? ठीक है, तो क्या होगा सॉल्ट डालेंगे तो बताओ जाए। सर कुछ नहीं सुना। तो पानी छोड़ देगा शायद। एग्जैक्टली exactly. जब हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो इंटरनल वाटर है, जो ग्रेप्स के अंदर जो वाटर है, वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा, और फॉर आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब वाटर था, तो जो वाटर था, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है अपना, वाटर मान लो सॉल्वेंट है ही, ठीक है, तो सॉल्वेंट जो था उसमें जो, और यहाँ पे जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स में सिर्फ वाटर नहीं है, मतलब वाटर भी होता है लेकिन और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, राइट। तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो ज्यादा थी, मतलब अगर इसमें वाटर को हम सॉल्वेंट मान लें, क्योंकि मोस्टली ग्रेप्स में वाटर ही होते हैं, वाटर ही होता है, तो वाटर को सॉल्वेंट अगर मान लो तो बाकी सारी चीजें जो है वो सॉल्यूट है। अब उस सॉल्यूट को अगर देखो तो ये सॉल्यूशन, अगर जो ग्रेप्स के अंदर एक मान लेते एक सॉल्यूशन सर आवाज एग्जिस्ट, बहुत लैग कर रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो ग्रेप्स के अंदर को मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है
उसकी कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, वो तो वाटर है। तो इसकी इन दोनों में अगर कंसेंट्रेशन कंपेयर किया जाए तो इसकी कंसेंट्रेशन जो है सॉल्वेंट वाले से ज्यादा है, मतलब वाटर से ज्यादा है, क्योंकि वाटर में कोई सॉल्यूट है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब इसमें हमने पूरा सेचुरेट कर दिया। अगर ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है यहाँ पे, जैसा कि मैंने लिखा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हिच इट कैन डिसॉल्व इज ऑलरेडी देयर इन द वाटर। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सॉल्यूशन है अपना, इसको मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1, स्टार्टिंग से ही हम लोग यही ले रहे हैं, और इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। और ये तो सॉल्वेंट है, तो ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं क्योंकि प्योर वाटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन पता चलेगा सर सॉल्यूशन 1 का पहले केस में ज्यादा है सॉल्वेंट से, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन है एक और एक सॉल्वेंट, और ऑब्वियसली सॉल्वेंट में थोड़ी कोई सॉल्यूट होता है, तो कंसंट्रेशन 0 है उसकी एक तरह से। और सर दूसरे केस में अगर आप कंपेयर करो तो सॉल्यूशन 2 जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन 1 से। यहां तक का सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या? तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि कभी भी अगर हम लोग दो सॉल्यूशंस को सेपरेट करें बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मान लो कि ग्रेप्स का जो बाहरी लेयर है उस तरह का ही कुछ मटेरियल है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया वो। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर हम दो सॉल्यूशंस को सेपरेट करें, मतलब दो सॉल्यूशंस के बीच की जो वॉल है एक, मान लेते हैं कि वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ इस केस पे अपने इस क्वेश्चन में, मतलब इस सिनारियो में, ये जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर दो सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करें, so there will be a flow of solvent particles because only solvent can flow, solid particles will be filtered out. So there will be a flow of solvent particles from low concentration to high concentration. ठीक है, सॉल्वेंट लेट्स से वाटर है अपने केस में, वो क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में हमेशा जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जो नेचुरली होता है, जिसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो दैट इज दी, आप कह लो ड्राइविंग फोर्स, एंड दैट इज दी रीजन व्हाई ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नॉर्मली भी देखते होगे लाइफ में, हमेशा सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा, वाटर ही इधर से उधर जाएगा, करके देखना है साहब। तो ग्रेप्स जो है वो उसमें स्वेलिंग इसलिए आ रही है, या वो इसलिए सोक कर रहा है वाटर को, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और दूसरे सिनेरियो में जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रही है, तो जो ग्रेप्स है उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ग्रेप्स का जो वाटर है वो धीरे धीरे, वाटर मतलब पानी में आ जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसमें आ जाएगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर कोई डिफाइन करने को बोले कि डिफाइन करो कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, फ्रॉम अ हाईली कंसंट्रेशन from low concentration region to high concentration solution is called osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या हो गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जाने के प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वही रीजन से ग्रेप जो है वो कभी स्वेल कर जाता है और कभी श्रिंक हो जाता है, बिकॉज जब वाटर है प्योर तो उस टाइम ग्रेप की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब वाटर सेचुरेटेड है तो फिर उस टाइम वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो दैट इज द रीजन वाई। और फ्लो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है, तो ये आप हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही फ्लो होगा और किसी चीज का फ्लो नहीं होगा, सॉल्यूट इधर का इधर ही रहेगा, इधर का इधर ही रहेगा। क्लियर है? ये होता है ऑस्मोसिस। राइट नाउ वी हैव डिफाइंड ऑस्मोसिस ओनली, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया सबने?
एनी डाउट्स? सर ऑस्मोसिस क्या ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोसिस आ गया क्या? ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस। हाँ, ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो, हाँ सही बात है, कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड है वो। चलो फिर से इसको समझते हैं कि मान लो अपने पास दो सॉल्यूशंस हैं। अब इसको अपन थोड़ा डायग्रामेटिकली अच्छे से समझते हैं कि ग्रेप पे अपन इतना कैलकुलेशन या फिर इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सिंपल एक ले लेते हैं कि दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेग्रीगेट कर दिया दोनों को। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये रेड जो दिख रहा है आपको, इससे हमने दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर दिया है। एक सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड में, एक सॉल्यूशन है राइट हैंड साइड में। चलो लेफ्ट हैंड साइड में अपना सॉल्यूशन नंबर 1 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया हुआ है, मान लो सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कराना है हमें, तो हमें पता नहीं है कैसे फ्लो होगा, लेकिन पहले अगर हमें कोई बता दे कि वैसे तो जिस उसको जैसे फ्लो होना होगा होगा, लेकिन हमें कोई कंसंट्रेशन बता दे तो वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ इधर से इधर सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन है C1 है और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2 है। ठीक है, और हाँ, अब बताओ, आप बताओ क्या लिया जाए, C1 इज ग्रेटर देन C2 लिया जाए, मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, पहले सॉल्यूशन की। तो चलो पार्थी आप बताओ कि सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां जाएगा? सर सॉल्वेंट पार्टिकल C2 से C1 जाएगा। C2 से C1 जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो इधर की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर कंसंट्रेशन जिसकी कम होती है उससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में जाते हैं। अब देखो इसका भी लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? एनीवन? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, वेरी गुड, स्टेबिलिटी के लिए। और कैसे स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी इसको? बोलो। सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करेंगे C1 से C2। सॉल्यूट तो करते ही नहीं है, देखो सॉल्यूट तो कभी मूव करता ही नहीं है, सॉल्यूट तो वहीं रहेगा, C1 का सॉल्यूट C1 में ही रहेगा, C2 का C2 में ही रहेगा। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी बट नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे दोनों साइड में जितने पहले थे। सिर्फ सॉल्वेंट जो होगा वो लेफ्ट से राइट आएगा या किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, सॉल्वेंट सिर्फ मूव करता है। ठीक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई आपसे पूछ दे कि अच्छा क्यों ऑस्मोसिस इधर से इधर ही हो रहा है, इधर से इधर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका क्या लॉजिक दोगे? एक तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास। तो प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने के लिए। प्रेशर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो गए, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हाँ ठीक है, फिर तो उससे होगा कुछ। आगे बोलो। देखो क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखो कि जस्ट बिकॉज, अच्छा कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे सॉल्यूशन की कम है, ठीक है, तो तुमको नहीं लगता कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा? बोलो, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम है। यस सर।
नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम होने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होते जाता है। तो जिसके सॉलिड पार्टिकल्स कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ बोलो, गए सर। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? देखो, वेपर प्रेशर या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है टोटल: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 हमने पढ़ी है। तीन में से तीनों मतलब 3 में से 2 सिमिलर हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बचा गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने समझाया था। पहली बात तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, दे ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे अगर आप उनको ट्रीट करोगे तो इट विल डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, एंड वी ऑलरेडी नो दैट KF KB जो हमने किया था, दे आर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो दे विल नॉट चेंज अंटिल एंड अनलेस वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर में कोई भी अल्ट्रेशन करें तो वेपर प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, इन सब पे कोई ना कोई थोड़ा बहुत वो क्रिएट होगा, अफेक्ट आएगा। अब इसका मतलब ये है कि कैसे अफेक्ट आएगा सर, क्या रिलेशन है इसका? तो मैंने क्लियरली बता रखा है कि एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब ये है कि एग्जैक्ट पार्टिकल्स, तो कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसके सॉलिड पार्टिकल्स कम होंगे। तो C1 अगर ज्यादा है, सॉरी ज्यादा होंगे, अगर C1 ज्यादा है तो इसका मतलब इसके मोर सॉलिड पार्टिकल्स है, होंगे कि नहीं बोलो? और इसमें लेस सॉलिड पार्टिकल्स। अब अगर मोर सॉलिड पार्टिकल्स या लेस सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि P1 और P2 वेपर प्रेशर है ये, तो कौन सा ज्यादा होगा? P2। P2। ठीक है, जिसके सॉलिड पार्टिकल्स कम होंगे वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। अगर वो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कितना सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो आप लोग, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो। तो वेपर प्रेशर अगर इसका ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में, इस सरफेस पे, अगर इस सरफेस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इधर प्रेशर ज्यादा लग रहा है और इस डायरेक्शन में प्रेशर कम लग रहा है। तो ये है P2, ये है P1। So due to that pressure difference, there is a flow of solvent particle from the higher pressure region to lower pressure region, just to compensate or bring it to the equality. क्योंकि दोनों सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही सेपरेटेड हैं, जहां पे सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है। तो अगर सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है तो वो करेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस, सॉल्वेंट जो है वो P1 से P2 की तरफ आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो बोल दो, बोलो क्लियर है? तो ये तो हुआ ऑस्मोसिस होने का रीजन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हम लोग डिफाइन करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ? बोलो अभिनीत। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? The pressure difference द between the solutions. वो तो ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है, बट डिफाइन कैसे करेंगे? सर जिस प्रेशर से वो मतलब C2 से C1 जा रहा है, वो कितना प्रेशर है, वो ऑस्मोटिक मतलब कितना वो प्रेशर हमको चाहिए कि वो ना ऑस्मोसिस हो पाए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। वेरी गुड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि प्रेशर रिक्वायर्ड और प्रेशर अप्लाइड ऑन दी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना आपको बहुत सिंपल तरीके से, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन दी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन in order to stop osmosis
from a lower concentration solution is called osmotic pressure. क्या कि सर ये P2 जो है वो P1 से कम है, तो P2 को इतना बढ़ा दिया जाए, या P2 वाली साइड में हम एक्सटर्नल थोड़ा सा प्रेशर लगा दें इतना, ताकि जो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है वो रुक जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. बोलेंगे या नहीं? ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर लें सब लोग कि प्रेशर अप्लाइड ऑन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या हाई कंसंट्रेटेड, सॉरी नॉट हाई, हाँ सॉरी हाई वाले पे अप्लाई करना है ना, क्योंकि रोकना है हमें ऑस्मोसिस को. तो प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेटेड solution in order to stop osmosis. ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो दैट विल बी एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स, और वेपर प्रेशर, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 and 2. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका जो नोटेशन होता है वो होता है पाई, पाई से डिनोट करते हैं उसको. ठीक है, तो कहा जाता है कि पाई इज इक्वल टू CRT. ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, और पाई इज इक्वल टू ICRT अगर आप वांट फैक्टर भी कंसिडरेशन में लेके चलते हो तो. बोलोगे सर ये कैसे आया, क्या है ये? देखो ये कुछ नहीं है, तुम याद करो इसको, इस इक्वेशन को याद करने का तरीका है, दिस इज बेसिकली similar to an ideal gas equation. The only difference is it is applied on solution and it is used to calculate osmotic pressure. कैसे सिमिलर है? कंसंट्रेशन को तुम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख दो, तुमको दिख जाएगा ये पाई V इज इक्वल टू NRT, और बाकी सब चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है. पाई क्या है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर. ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, ये जो आपको दिख रहा है पाई, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ये टेम्परेचर है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है, और I जो है वो है वांट ऑफ फैक्टर. सर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का क्या? हाई सर हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन. नहीं, जिसका तुम्हें निकालना है उसके लिए है ये. जैसे कि देखो कैसे करना है इसको, जब हम लोग पाई निकाल रहे हैं ना, जैसे मान लो तुमने सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, तो जब हम रिलेटिवली क्या लेते हैं कि जब हम मान लो कि सॉल्यूशन 1 जो है, अच्छा P2 P1 मैंने उल्टा लिख दिया है ना, P2 P1 मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये P1 होगा, ये P2 होगा डायग्राम में. ठीक है, खैर, तो मेरा पॉइंट ये कि जब जैसे मान लो कि हमारा जो C1 है वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो जो C2 होगा वो हम लोग मान के चलेंगे जीरो है, वाटर के रेफरेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे करना. तो ये जो सिनारियो है वो तब होगा जब दूसरे वाले का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर ना हो. मतलब अब बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से वाले का है ये? ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन का भी तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम एक बार दोनों का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके देखो. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन पे होगा उसी पे वो प्रेशर लगाना है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन पे होगा उसी का प्रेशर लगाना है, तो हमें उसी कंसंट्रेशन मतलब कंसिडर करना है. क्लियर है? एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो और क्लियरिटी आएगी इसकी. इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ.
कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। सर दोबारा बोलना। यूरिया सॉल्यूशन है 0.1 मोलर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन of 0.1 mole at 300 Kelvin. सर 2.4 2.46 ATM। ATM। बिल्कुल सही, ठीक है, 2.46 ATM। कुछ नहीं लगाना है, पाई इक्वल्स टू CRT का फॉर्मूला लगाना है। पाई है, यूरिया है तो इसमें वांट फैक्टर 1 हो जाएगा, तो पाई इक्वल्स टू आई CRT, यही फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए। तो पाई इज इक्वल्स टू आई हो गया 1 इंटू कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 इंटू 0.0821 इंटू T300। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, एक अननोन सब्सटेंस 10 ग्राम का इज डिसॉल्व्ड टू मेक 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 1.23 ATM, फाइंड मोलर वेट। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। हाँ 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया हमने इसके अंदर, ठीक है, और सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, मतलब उसका वांट फैक्टर 1। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कहीं भी कहा जाए इसका मतलब समझना कि वांट फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होने वाला है सॉल्यूट। तो 10 ग्राम सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक टू मेक टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 ml, टोटल 500 ml का सॉल्यूशन बन रहा है अपना, ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो कहा जा रहा है कि ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाया गया दैट इज 1.23 ATM। तो आप बताओ कि मोलर वेट क्या होगा किसका, जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका। कैलकुलेट करो और बताओ। सर 40 ग्राम के आसपास। 40 नहीं 400 ग्राम आ रहा है। यस सर 400। 400 सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस इस बार वेट अपॉन मोलर वेट की नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट, मतलब कंसंट्रेशन वाला जो टर्म है उसमें उसको एक्सपांड करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दी हुई हमें, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है बाकी लोगों को कैसे करना है इसको? यस सर। बोलो जैस्मिन, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये प्रोसेस समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, क्या करें आगे बताओ। इसका क्या करें? वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 2, ये हो जाएगा। कैसे सर? कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता तो सर हम उसको लिख लेंगे वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे सर, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में,
अब सर वेट अपॉन मोलर वेट का पता नहीं, वॉल्यूम को हम लोग 1 बाई वॉल्यूम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 1 बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब 1 बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा हाफ, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि इससे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे रहेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। नहीं समझ में आया तो बोलो यार, मैं करवाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सॉल्व करोगे आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा 400 ग्राम पर मोल। तो वही आपका फाइनल आंसर होगा, 400 ग्राम पर मोल। एम आ जाएगा 400 मोल। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको पहले समझ लेते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। और भी टर्मिनोलॉजी ये है कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और तीसरा कौन सा होता है? एक सेकंड, हाँ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और तीसरा कौन सा होता है बताओ? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, वेरी गुड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा? जहाँ पर दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होता है। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस solid। वो होते हैं दो सॉल्यूशन जिनका की ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। टू सॉल्यूशंस विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आर कॉल्ड आइसोटोनिक, मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं, कि दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो बोलेंगे वो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दूसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा? तो देखो, हाइपो और हाइपर वर्ड से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है? तो बोलोगे सर दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, दोनों से ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, तो सर वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, और वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू दी सेकंड वन। बोलो हाँ या ना? हाइपरटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। आइसोटोनिक के लिए दो जरूरत है हमें, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन आइसोटोनिक है कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। अब उन दोनों में अगर डिफरेंस आया तो दो तरह के डेफिनेशंस आते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो। तो वन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक। मतलब दो चाहिए कंपैरिजन के लिए, ऑब्वियसली दो में से एक की बात कर रहे हैं। वन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो क्या सर हाइपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन है वो इतना ही है? तो देखो, मेन जो डिस्कशन है वो इतना ही है ऑस्मोटिक प्रेशर का। हाँ, इसकी एप्लीकेशंस है, जैसे आरओ होता है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन माय पॉइंट इज कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में पढ़ भी रहे हम लोग। तो इट डज नॉट डिपेंड on any property of the solid particles, it only depends on number of solid particles. So it doesn't matter whether you bring NaCl or HCl, if it is a non volatile solute it will differ the osmotic pressure, and it will, both the solutions will differ with same amount if number of solid particles are equal। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही डिपेंड करेगा। मतलब आपसे मैं पूछूं कि बताओ यार, वाटर में हमने NaCl ऐड कर दिया और KCl ऐड कर दिया सेम अमाउंट, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? बोलो। इक्वल होंगे दोनों। इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि सर दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक है, दोनों 100% डिसोसिएट होंगे, तो दोनों के दो दो सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे। तो इक्वल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अगर इक्वल नंबर में आपने डाला भी है तो इसका मतलब उसके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। वही मैं बोलूं कि चलो मैंने एक डाल दिया NaCl और दूसरा डाल दिया यूरिया इक्वल अमाउंट में, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा?
NaCl। NaCl का क्यों? क्योंकि सर अगर आपने इक्वल नंबर में डाला है तो NaCl तो 2 बन जाएगा और यूरिया 1 का 1 ही रहेगा। तो NaCl जितना भी डाला है मतलब NaCl वाला जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ट्वाइस होंगे एज कंपेयर टू यूरिया वाला। तो अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ट्वाइस होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट रिलेशन कोई पूछे तो NaCl का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा 2 टाइम्स यूरिया के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या होता है, मैं आपको हिंट देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन कराऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा आपको रिएक्शन दे दी जाएगी जहां पे कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उस रिएक्शन का वो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। या जैसे मान लो कोई 2 तरह का सॉल्यूशन का मिक्सचर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो, मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत बार सॉल्यूशन में सेम ही सॉलिड पार्टिकल ना हो, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हो। और इसका सबसे जो ऑब्वियस एग्जांपल है वो है वाटर। लेट्स से we are operating or we have an industry to make reverse osmotic device, RO बनाना है हमें। तो आपको फिल्टर क्या करना है, वाटर को फिल्टर करने का मतलब ये है कि वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं और बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हमें सबके नंबर्स पता होने चाहिए कि यूरिया कितना है वाटर में, अगर है तो, वैसे नहीं होता है वाटर में। मतलब मान लो कोई भी सॉल्ट मतलब K प्लस आयंस कितने हैं, Cl माइनस आयंस कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उसमें डिजोल्व है, उन सब का नंबर पता होना जरूरी है। अब ये सिनारियो 2 तरह का हो सकता है कि 2 सॉल्वेंट हैं, 2 सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो आपने ऐड किया सॉल्यूशन में और वो दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रिएक्ट नहीं करते हैं तो इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, तो उन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लो अलग अलग, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल आ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्ट कर जाएं, और जब वो रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? तो रिएक्ट करेंगे अगर, तो हम लोग रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे इनिशियली कितने थे, फाइनली हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्जन हो रहा है, और उसके बाद हम दोनों साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं, दिस थिंग आई, क्योंकि टाइम नहीं है अब, वैसे भी अपने पास 1-2 मिनट ही बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आगे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं पहले, फिर आई विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो ये सब चैप्टर्स बहुत फास्ट चलेंगे, तो आप लोग भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब फास्ट सॉल्व करो, ठीक है? ऑर्गेनिक हो गया, जितना करना था, 10 दिन की छुट्टी भी मिली, टाइम भी मिला, तो फिजिकल केमिस्ट्री पे वर्क करो। कोई डाउट है तो मुझे भेजो। क्लियर है? यस सर। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.